बात उस समय की है जब रमेश नाम का एक किसान एक छोटे से गांव में रहता था। उसका छोटा सा परिवार था। उसमें उसकी पत्नी गोमती और उसका इकलौता बेटा मनोज था। वो खेती किसानी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। रमेश बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन भगवान की दया से उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अपने जीवन में उसे कोई दुख नहीं था सिवाय एक परेशानी के, और वो परेशानी थी उसका बेटा मनोज, जो कि बहुत ही आवारा और नटखट किस्म का था। हालांकि अब वो नौजवान बन चुका था, लेकिन बचपन से ही बुरी संगति में रहने के कारण वो अपने माँ बाप के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा था। अपने बेटे को समझाते हुए रमेश अक्सर कहता, बेटा मेरा ख्याल है कि तू एक तेज दिमाग वाला लड़का है, लेकिन अगर तू अपना दिमाग इन उल्टे सीधे कामों में नहीं लगाकर सही जगह पर लगाएगा तो एक दिन बहुत कामयाब इंसान बन सकता है। पर मनोज पर अपने पिता की इन बातों का कोई असर नहीं होता था। एक बात तो थी, मनोज सचमुच तेज दिमाग वाला लड़का था, क्योंकि आज तक उसने जितनी भी चोरी चकारी की हरकतें की उनमें वो कभी भी पकड़ा नहीं गया था। रमेश अक्सर अपनी पत्नी से कहता, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब हमें उसके कारण इस गांव से निकाल दिया जाएगा। उसकी पत्नी गोमती कहती, अरे ये सब गांव वाले मेरे बेटे से जलते हैं, आखिर वो ऐसा क्या करता है? उसकी छोटी मोटी शरारतों को ये गांव वाले बढ़ा चढ़ाकर तुम्हें बताते हैं, जरा उनके खुद के बच्चों को तो देखो, वे कौन से दूध के धुले हैं। इस तरह मनोज की माँ हर बार अपने बेटे का बचाव करती, लेकिन मनोज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। अब मनोज नौजवान हो चुका था। एक दिन जब मनोज पड़ोस के गांव में घूम रहा था तो उसकी नजर एक घर पर पड़ी और वो उस घर के बाहर खड़ा रह गया। उसने देखा कि घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी छड़ी लेकर चीजों को इधर उधर टटोलते हुए चल रहा था, जिससे स्पष्ट हुआ कि वो बूढ़ा आदमी अंधा है। मनोज ने अपने जूते उतारे और चुपचाप उस घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने घर का मुआयना किया और देखा कि घर के अंदर काफी कीमती सामान पड़ा हुआ था। वो सोचने लगा कि अगर मैं इस सामान को किसी तरह से उड़ा लूं तो इतनी रकम इकट्ठा कर लूंगा कि 2-3 साल तक मुझे चोरी नहीं करनी पड़ेगी। जिस तरह से दबे पांव आया था उसी तरह दबे पांव वापस गया। चूंकि दोपहर का समय था इसलिए किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा। वो वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा और चलते चलते सोचने लगा कि ये सारा माल अकेले नहीं निकाल पाऊंगा, इसके लिए किसी और की सहायता लेनी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा माल चुराया जा सके। सोचते सोचते उसका ध्यान अपने दोस्तों की ओर गया जो उसी तरह आवारा थे, गोपाल और श्याम। मनोज उसी समय अपने उन दोस्तों के पास गया और उनसे कहने लगा, भाइयों आखिर कब तक हम यूं ही छोटी मोटी चोरी करके अपना समय खराब करते रहेंगे? क्यों ना कोई ऐसी चोरी की जाए जिसमें बड़ा माल हाथ लगे और कई दिनों तक हमारा ऐशो आराम चलता रहे। गोपाल और श्याम बोले, अरे मनोज तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, पहले ही गाँव वालों की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है। अगर अब तेरी बातों में आकर हम कोई बड़ी हरकत कर देंगे तो पकड़े जाने पर गाँव वाले सीधे कोतवाल के कारागार में डालवा देंगे। मनोज बोला, अरे मूर्खो, तुम पहले मेरी योजना तो सुन लो। हम ये चोरी अपने गांव में नहीं बल्कि आस पड़ोस के गांव में करेंगे और किसी ऐसे घर में करेंगे जहां हमारे पकड़े जाने की कोई गुंजाइश ना हो। मैंने तो एक ऐसा घर ढूंढ लिया है, बस तुम लोग अगर मेरा साथ दोगे तो हम माला माल हो जाएंगे। परेशान होकर भी मनोज ने उन्हें समझाया और बहलाकर साथी बना लिया। शाम के समय वे तीनों मेला देखने के बहाने निकले और गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे मिले, जहां मनोज पहले से इंतजार कर रहा था। वे मिलकर उस बूढ़े आदमी हरिकेश के घर की तरफ चल दिए। जब वे घर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ी दीवार फांद कर घर में प्रवेश कर लिया। हरिकेश कमरे में थोड़ी दूर एक चारपाई पर पड़ा हुआ था। उनकी आवाज उसने तभी सुनी जब तीनों घर के अंदर छलांग लगाए। हरिकेश ने वैसे तो ऐसा अभिनय किया जैसे वो बिना खबर के सो रहा, लेकिन उसने धीरे से उठकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाया कि मोहल्ले वालों, मेरे घर में चोर घुसे हैं। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और तीनों चोरों को पकड़ लिया। उन्हें पेड़ से बांध दिया गया और सुबह कोतवाल के सामने पेश किया गया। कोतवाल अचल सिंह के सामने दोनों साथी मनोज से कहने लगे, हम तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में फंस गए, हम तुम्हारा साथ नहीं देते और ना ही यहाँ पहुँचते। कोतवाल ने सभी की दलीलों को सुना। बूढ़े हरिकेश ने जोर देकर कहा कि इन्हें सख्ती से दंडित किया जाए। अचल सिंह ने कहा कि योजना बनाने वाले और साथ देने वालों के लिए सजा अलग होगी, पर असली अपराधी की पहचान जरूरी है। तीनों पर दया का साल नहीं दिखा, वे सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अचल सिंह ने निर्णय लिया कि पहले तीनों को खाने का दिया जाए और उनकी प्रतिक्रिया देखी जाए। सबसे पहले मनोज के सामने चने रखे गए, पर उसने चने खाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये चने पहले किसी घोड़े ने खाए हुए हैं। बावर्ची ने बताया कि कल जब उसने कोतवाल के घोड़े को चने दिए थे तो ठेला वहीं रखा था, संभव है वही चने उठाकर दिए गए। दूध की जांच पर दूध में एक मरी हुई छिपकली मिली, जिससे सब हैरान रह गए। दूसरे मित्र गोपाल को मांस दिया गया, उसने मांस खाते ही कह दिया कि ये कुत्ते जैसा है। कसाई ने डर के मारे बयान दिया कि बचपन में उस बकरी की मां मर गई थी और वो
वो बकरी उस कोठरी की हालत में पली बढ़ी थी। इस तरह कोतवाल और उसके लोग विचार में पड़ गए कि असली चोर की पहचान आसान नहीं है। तीनों को रात भर जेल में रखा गया। रात में कोतवाल का बेटा विनय पिता की परेशानी देखकर आया और बोला, पिताजी मुझे एक मौका दीजिए, शायद मैं असली चोर का पता लगा सकूं। अगले दिन कचहरी में विनय ने एक कहानी सुनाई। कहानी में एक लड़की को मदद कौन कर रहा है ये पूछकर उसने उपस्थित लोगों से विचार मांगा। जब तीसरे मनोज ने कहा कि चोरों ने ही बड़ा उपकार किया क्योंकि उन्होंने लड़की को जाने दिया, तो विनय को शक हुआ। ऐसा विचार करनिहार वही हो सकता है जो चोरों जैसी सोच रखता हो। विनय की तेज बुद्धि पर कोतवाल ने ध्यान दिया और मनोज को सख्ती से पूछताछ के लिए बुलाया गया। थोड़ी कड़ी पूछताछ के बाद मनोज ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। खुलासा हुआ कि मनोज ही असली साजिश करने वाला चोर था और गोपाल व श्याम उसके सहायक थे। कोतवाल अचल सिंह ने मनोज को 10 साल की सजा दी। गोपाल और श्याम को दंडित कर गांव से बाहर निकाल दिया गया। खबर जब रमेश और गोमती के पास पहुंची तो वे कचहरी में दया की भीख मांगने पहुंचे पर सफल ना हुए। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई करने वाले के साथ देने वाले भी अपराधी होते हैं। जो व्यक्ति अपराध जानते हुए चुप बैठता है वो भी न्याय के मार्ग में बाधा बनता है। बुराई का साथ देने वाला भी बुरे अंजाम से नहीं बच पाता। यदि सभी लोग अन्याय और अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं तो समाज बेहतर बनेगा, पर यदि कोई बुराई देखकर आंखें बंद कर ले तो एक दिन वही बुराई उसका भी शिकार बन जाएगी। ये कथा रोजमर्रा की जिंदगी की उन घटनाओं का प्रतिबिंब है जहां शातिर लोग अपने आसपास के लोगों को बहलाकर अपराधों में शामिल कर लेते हैं। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।